हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फिर से स्वागत करता हूं मैं एसके झा सर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स ऑफ कोटा क्लासेस। बच्चों, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, उसमें कई सारी बातें हम लोगों ने किया था। आज हम लोग इंटरफेरेंस की घटनाएं देखेंगे। उसको समझने के लिए दो सेक्शन में हमें एंट्री करना होगा, दो नहीं तीन सेक्शंस माना जाता है। एक हाइजेंस वेव थ्योरी मिलेगा आपको, एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मिलेगा, और तीसरा चीज मिलेगा थिन फिल्म इंटरफेरेंस। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा वाईडीएससी, देन हाइजेंस वेव थ्योरी। जनरली लोग हाइजेंस पहले पढ़ते हैं, देन वाईडीएससी पढ़ते हैं। मैं आपको पहले वाईडीएससी पढ़ाऊंगा, देन हाइजेंस वेव थ्योरी डिस्कस कराऊंगा, एंड लास्ट में थिन फिल्म इंटरफेरेंस। तो आइए शुरुआत करते हैं वाईडीएससी। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। वाईडीएससी इसी का नाम है। बहुत ही बढ़िया केस, बहुत ही बढ़िया चीज। आप यकीन मानो, आपके पूरे के पूरे ध्यान दीजिएगा, पूरे के पूरे जो वेव ऑप्टिक्स चैप्टर हैं उसमें इसी का यूज है। ये आ गया मतलब सब कुछ आ गया, और ये नहीं आया तो कुछ आया कहां। और ये उसी को आएगा जिसको इसके थ्योरी आएगा। जिस बच्चे ने इसका थ्योरी कर लिया उसको सब कुछ हो गया। और एक ही एक्सपेरिमेंट है, उसी पर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक करते चले जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वाईडीएससी को जानें। इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले छोटी छोटी बातें। मैं हल्का सा डिफाइन करता हूं फ्रिंज। फ्रिंज को डिफाइन किया गया बच्चों, लोकस ऑफ ऑल वेव फ्रंट। हमने कहा कि लोकस ऑफ ऑल वेव फ्रंट को नाम दिया जाए फ्रिंज। फ्रिंज क्या होता है बच्चों, नन्हे मुन्ने? लोकस ऑफ ऑल वेव फ्रंट्स। वेव फ्रंट का लोकस को हम लोग फ्रिंज के नाम से जानेंगे। अब देखिए वेव फ्रंट क्या है, हम लोग हाइजेंस वेव थ्योरी में बहुत अच्छे से समझाएंगे वेव फ्रंट को। देखिए यही वेव फ्रंट है, यही सारे वेव फ्रंट हैं। आप समझने की कोशिश करिएगा। इस वेव फ्रंट में प्राइमरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट, फिर प्राइमरी सेकेंडरी ऐसे होते चले जाएंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि मान लीजिए कोई सोर्स है, इस सोर्स से वेव निकले हैं, और एक और सोर्स है, इस सोर्स से भी वेव निकले हैं। दोनों सोर्स ने अपना अपना वेव निकाला है, और ये दोनों के दोनों वेव्स इंटरफेरेंस करेंगे। तो मैं कहता हूं कि इस वेव फ्रंट का जो लोकस है, मान लीजिए किसी स्क्रीन के ऊपर में बात करेंगे हम लोग। मान लीजिए यहां लोकस बना, यहां लोकस बना, यहां लोकस बना, यहां लोकस बना, मतलब पूरे स्क्रीन के ऊपर में। हम उसी को कहते हैं फ्रिंज। फ्रिंज इज नथिंग। फ्रिंज क्या इमेज को फ्रिंज कहते हैं? नहीं, फ्रिंज इज द लोकस ऑफ ऑल वेव फ्रंट। फ्रिंज क्या है बच्चों? लोकस ऑफ ऑल वेव फ्रंट। तो आइए इसको डिस्कस करें हम लोग थोड़े से। अब मुझे लगता है अभी फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, इसको मुझे मिटा देना चाहिए। मैं इसको इरेज कर रहा हूं और मैं सीधा वाईडीएससी की तरफ चलता हूं, और जो बहुत इंपॉर्टेंट माने जाएंगे आपके इस चैप्टर के लिए। तो चलिए शुरू किया जाए, अच्छे से समझिएगा। यंग साहब ने क्या किया था, दो स्लिट लगा दिया। देखिएगा ये दोनों स्लिट्स हैं, बहुत अच्छे से समझना है आपको। बोर्ड वाले बच्चे आप स्पेशली केयर करना, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में इसके डेरिवेशन और हाइजेंस वेव थ्योरी के डेरिवेशन 100% आने हैं। अपने एंट्रेंस का तो सबसे फेवरेट टॉपिक है ही यार, बोर्ड का भी फेवरेट टॉपिक है।
तो क्यों ना मैं इसको बहुत अच्छे से पढ़ लूं, बोलो ना। तो भाई जरा समझो, हमने कहा कि ये कोई स्क्रीन है, यहां पर दो स्लिट लगा दिया गया। पहला स्लिट का नाम S1 और दूसरे स्लिट का नाम S2, ठीक है ना। यहां पर हमने कोई सोर्स लगा दिया, लाइट सोर्स, जिसका नाम था S। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो सुनना पड़ेगा आपको। हमने कहा कि इसकी कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है? YDAC के लिए इसके कुछ नेसेसरी कंडीशन है। मैं चाहता हूं कि उस नेसेसरी कंडीशन को समझिए आप। इसका पहला कंडीशन है, सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट। अब कोहेरेंट सोर्स का नाम लिया है, मतलब दोनों जो सोर्स है ना, दोनों सोर्स इन फेज में होना चाहिए। अब हुआ क्या है, यहां से जो वेव निकला है, जब ये यहां आएगा और यहां से वेव निकलेगा, तो ये अपने आप को एक इंडिविजुअल सोर्स की तरह काम करेगा। मेन सोर्स तो ये था, लेकिन ये वेव जब यहां पहुंचागा और यहां पहुंचेगा, तो ये भी इंडिविजुअल सोर्स की तरह काम करेगा और ये भी इंडिविजुअल सोर्स की तरह काम करेगा। तो मैंने कहा कि ये दोनों सोर्स जो हैं, वैसे तो ये स्लिट है, लेकिन जो वेव पास करेगा तो ये सोर्स की तरह काम करेगा। तो ये सोर्स और ये सोर्स दोनों से जो वेव पास कर रहे हैं, ये दोनों लाइट वेव्स इन फेज में होनी चाहिए और दोनों का इंटेंसिटी भी सेम होनी चाहिए। आप याद रखिएगा इस बात को, दोनों वेव्स का इंटेंसिटी सेम होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट। और दूसरी बात, जो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हमने बोला सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट, और सेकेंड पॉइंट, लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर जी ये बता दो कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स का क्या मतलब है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोक्रोमेटिक सोर्स? कोई भी ऐसा सोर्स जिसके पास एक ही वेवलेंथ होंगे, कोई भी ऐसा सोर्स जिसके पास एक ही वेवलेंथ होंगे, वो मोनोक्रोमेटिक सोर्स कहलाएंगे। क्या ये जो लाइट आप देख रहे हो, बल्ब हो, ये वगैरह वगैरह जो भी देख रहे हो, क्या ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स है? नहीं यार, ये व्हाइट लाइट है, एंड व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स, बेबजियोर। तो ये तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स हो ही नहीं सकता ना, 7 कलर से बना हुआ है। तो कहोगे किसको मैं कहूंगा मोनोक्रोमेटिक सोर्स? आप एक तरह से कह सकते हो, ये जो लेजर बीम्स देखते हो, लाइट जलाता हूं, तो वो कह सकते हो एक तरह से कि वो मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। तो लाइट को हमने कहा कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स होना चाहिए, मतलब इस लाइट के पास एक ही वेवलेंथ होनी चाहिए। अब जरा ध्यान से समझिएगा, यहां से एक वेव निकला और यहां से एक वेव निकला। हम इसको रे की तरह दिखा रहे हैं आपको समझाने के लिए, बस यहां से वेव निकला और यहां से वेव निकला। और मैं कहा ना कि ये जो सोर्स है, जब ये वेव यहां से पास करेगा तो ये एक इंडिविजुअल सोर्स हो जाएगा और ये भी इंडिविजुअल सोर्स हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? और ये हाइजेंस वेव थ्योरी का प्रिंसिपल था। तो मैंने कहा कि एक वेव यहां से निकले और एक वेव यहां से निकले, और दोनों के दोनों मेरे बच्चे नन्हे मुन्ने इस स्क्रीन के ऊपर में इंटरफेरेंस करें। दोनों के दोनों इस स्क्रीन के ऊपर में इंटरफेरेंस करें। मान लीजिए कोई सेंट्रल पॉइंट O है, पता नहीं इसका नाम क्या होगा, मैं इसको सेंट्रल पॉइंट बोलता हूं फिलहाल। और मैं कहता हूं कि यहां से y डिस्टेंस पर कोई फ्रिंज बना है। अरे फ्रिंज क्या है यार? अरे फ्रिंज तो लोकस ऑफ ऑल वेव फ्रंट है।
मतलब ये जो वेव फ्रंट्स इसके सामने में गए हैं ओवरलैप करने के लिए, इंटरफेरेंस करने के लिए, वो यहां पर इंटरफेरेंस किया इस एग्जैक्टली इस पॉइंट पी पे। मैं इस पॉइंट का नाम भी दे देता हूं कुछ पी। तो मैं कहता हूं कि इस पी पॉइंट पर इंटरफेरेंस किए हैं और इस पी पॉइंट पर कोई फ्रिंज बने होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो अब देखिएगा ध्यान से, हम इससे पहले कि टॉपिक स्टार्ट करें, मैं आपको एक छोटा सा बात समझाना चाहता हूं। ऑप्टिकल पाथ और ज्योमेट्रिकल पाथ, इन दोनों में अंतर क्या है आप इसको समझिए कि किसको ऑप्टिकल पाथ नाम दोगे और किसको ज्योमेट्रिकल पाथ नाम दोगे। तो बच्चों मान लो एक स्लैब है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और इसका थिकनेस टी है। एक लाइट वेव्स इसमें से जा रहा था, तो हमने ऑप्टिकल पाथ बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गुना थिकनेस गुना जो भी डिस्टेंस कवर किया होगा ये लाइट बीम्स। तो मैंने तो इसका नाम दिया ऑप्टिकल पाथ। लेकिन जब बात उठता है ज्योमेट्रिकल पाथ का, तो ज्योमेट्रिकल पाथ लिखेंगे सिर्फ टी, कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, ये तो ज्योमेट्रिकल पाथ है। लेकिन ऑप्टिकल पाथ के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब ऑप्टिकल पाथ जो होगा इस केस में वो होगा म्यू गुना टी और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ज्योमेट्रिकल पाथ होगा ओनली टी। तो मुझे लगता है ये बात भी समझ में आ गया है। आप अच्छे से इसको नोट करो, मैं आगे बढ़ता हूं। तो आपने नोट कर लिया है, मैं इसको इरेज करता हूं, थोड़े से समझने की कोशिश करिएगा। काफी महत्वपूर्ण चीज हम समझाने जा रहे हैं बच्चों। हमने सोचा कि इन दोनों स्लिट के बीच में बच्चों सेपरेशन है डी, स्मॉल डी, और इसके बीच में जो सेपरेशन है उसको मैंने कैपिटल डी लिखा। तो मैं एक बार बोलता हूं, ये डी क्या है और ये डी क्या है। ये डी है सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, और ये कैपिटल डी क्या है, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट। इस स्लिट से कितने डिस्टेंस है, कैपिटल डी, और लेमडा को हमने क्या नाम दिया, वेवलेंथ। किसका वेवलेंथ, जो लाइट आ रहा है उसका वेवलेंथ। तो चलिए अब हम शुरुआत करें बच्चों, और मैं यहां से स्टार्ट करने जा रहा हूं। ये y क्या है ये भी बता दीजिए मुझे, ये y क्या है। ये y है डिस्टेंस ऑफ फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट। सेंट्रल पॉइंट से इतने डिस्टेंस पर फ्रिंज बने हैं, यही y है। ये भी बात आपको समझ में आ गई, छोटी छोटी बातें समझना है बस। तो चलिए मैं लिखता हूं ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। क्या लिखता हूं, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस को मैं लिखूंगा डेल्टा एक्स से। जरा समझिएगा हम कैसे ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस निकालेंगे। तो अपने पास दो वेव्स हैं, पहला वेव ये वाला है, पहला वेव ये वाला है बच्चों, और दूसरा वेव ये वाला है। तो चलिए ऑप्टिकल पाथ लिखना शुरू करें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, यहां भी एयर था और यहां भी एयर था। तो मैं यहां का ऑप्टिकल पाथ क्या लिखूंगा, 1 टाइम्स SS2, 1 टाइम्स SS2, यही ऑप्टिकल पाथ है बच्चों। प्लस इससे यहां से लेके यहां तक का ऑप्टिकल पाथ क्या होगा, 1 टाइम्स S2P। तो ये तो पहला वेव का
ऑप्टिकल पाथ आ गया ना बच्चों, बोलिए ना। ऐसे ही अब दूसरे वेव का ऑप्टिकल पाथ निकालने जा रहे हैं। तो हम कहेंगे चूंकि डिफरेंस कह रहा है तो मैं माइनस कर देता हूं। क्या लिखूंगा? 1 टाइम्स SS1, 1 टाइम्स SS1 प्लस 1 टाइम्स S1P। जरा समझने की कोशिश करिएगा, ये जो आपने निकाला है ये दोनों वेव्स के बीच में पाथ का डिफरेंस, ये दोनों वेव्स के बीच में बच्चों पाथ का डिफरेंस। तो मेरा पाथ का डिफरेंस आया कितना? SS2 माइनस SS1, SS2 माइनस SS1 प्लस S2P माइनस S1P। अब आपको समझना तो पड़ेगा, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूं। लुक, जरा देखिएगा, ये जो सोर्स है ना बिल्कुल सेंट्रल लाइन पर है, ये जो सोर्स है ना बिल्कुल सेंट्रल लाइन पर है। इसका मतलब जनाब ये d/2 होगा। और आप क्या बोलोगे कि सर जी ये भी d/2 होगा। मान लीजिए ये डिस्टेंस है, लेट अस अज्यूम x0, मेरी मर्जी है मैं कुछ भी मान लूं, क्या दिक्कत है। हमने बोला कि अगर ये डिस्टेंस है x0 तो SS1 क्या होगा? अंडर रूट में x0 स्क्वायर प्लस d²/4। बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया मैंने। अगर मैं पूछता हूं SS2 क्या होगा तो आपका जवाब होगा x0 स्क्वायर प्लस d²/4। ये भी SS2 होगा। और आप क्या जानते हो बच्चों, आप जानते हो अच्छे से कि अगर ये सोर्स इस सेंट्रल लाइन पर नहीं होगा तो ये ऑप्टिकल पाथ और ये ऑप्टिकल पाथ सेम नहीं होगा। लेकिन चूंकि ये सोर्स सेंट्रल लाइन पर लाई कर रहा है तो ये वाला और ये वाला देख रहे हो इक्वल हो गया है। तो अगर ये दोनों इक्वल हो गए तब तो ये गए हो। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, जरा समझने की कोशिश करें। मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि अगर मैं S2P और S1P निकाल लिया तो मेरा ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस आ जाएगा। तो बच्चों मैं सबसे पहले क्या चाहूंगा कि कैसे भी करके S2P और S1P निकल जाए। S2P माइनस S1P जैसे ही निकलेगा तो हम कह देंगे कि अरे सब कुछ तो अपने आप होते चले जाएगा। तो मुझे ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस निकालना है, मुझे ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा बच्चों। तो चलिए मैं इसको इरेज करता हूं, आप इसको समझने की कोशिश करें। तो मुझे करना क्या होगा, मुझे क्या करना होगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हमें यहां पर 2 ट्रायंगल लेना होगा। थोड़े से ज्योमेट्री यूज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। हम थोड़े से यहां पर ज्योमेट्री यूज कर रहे हैं। मैं नाम देता हूं M और मैं नाम देता हूं N। यहां पर 2 ट्रायंगल है। पहला ट्रायंगल का नाम है PS2N, PS2N। पहला ट्रायंगल का नाम है PS2N और दूसरा ट्रायंगल का नाम है PS1M। दूसरे ट्रायंगल का नाम है PS1M। तो पहला ट्रायंगल का नाम था PS2N। तो चलिए जरा इस ट्रायंगल को थोड़े से ऑब्जर्व करते हैं। और बच्चों मैं कह सकता हूं क्या, इस ट्रायंगल में देख करके मुझे ऐसा लगता है कि पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहा हूं मैं। S2P का स्क्वायर, S2P का स्क्वायर इज इक्वल टू S2N का स्क्वायर, S2N का स्क्वायर प्लस PN का स्क्वायर। मैं फिर से बोल रहा हूं, S2P का स्क्वायर बराबर S2N का स्क्वायर प्लस PN का स्क्वायर। जरा बच्चों मुझे बताइए S2N क्या हो गया? S2N है कैपिटल D का स्क्वायर प्लस PN क्या लिखेंगे आप? PN का वैल्यू हो जाएगा
ये रहा y और ये रहा dy2, तो मैं लिखूंगा y प्लस dy2 का स्क्वायर। और जनाब आप कह रहे हो डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई डी। तो ये बच्चों आपका वैल्यू आया है s2p का स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बच्चों मैंने s2p का स्क्वायर निकाल लिया। अब मेरे माइंड में आ रहा था कि भाई कैसे भी करके s1p का भी वैल्यू निकालें कुछ। तो मैंने ये वाला ट्रायंगल ले लिया। ट्रायंगल का नाम था ट्रायंगल PS1M, PS1M। तो मैं कहता हूं s1p का स्क्वायर इज इक्वल टू s1m का स्क्वायर प्लस pm का स्क्वायर। मेरे बच्चे नन्हे मुन्ने फिर से बोलिएगा, ये s1m क्या है? कैपिटल D है, तो मैंने लिख दिया कैपिटल D का स्क्वायर प्लस y माइनस dy2 का स्क्वायर, बिकॉज ये पूरा y है और ये dy2 है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा? y माइनस dy2। तो मैंने सॉल्व कर दिया इसको, d स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई डी। और जनाब आप समझने की कोशिश करें, ये s1p का स्क्वायर निकाला है आपने और वो s2p का स्क्वायर निकाला है आपने। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए s2p माइनस s1p, आपको चाहिए s2p माइनस s1p। तो बच्चों मैंने ये सोचा कि भाई अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि s2p का स्क्वायर माइनस s1p का स्क्वायर, तो आप जरूर कहोगे कि s2p प्लस s1p इंटू s2p माइनस s1p। बोलिए ना, s2p का स्क्वायर माइनस s1p का स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? s2p प्लस s1p इंटू s2p माइनस s1p। तो एक छोटा सा काम मैं कर लेता हूं, s2p का स्क्वायर और s1p का स्क्वायर हमें पहले से पता है, दोनों को घटा देता हूं। जैसे ही घटाऊंगा तो ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा और ये हो जाएगा बच्चों 2yD। इसका वैल्यू आ गया है 2yD, देख सकते हो आप। अब एक बात बताइएगा, हम ये मान के चल रहे हैं कि एंगल इज वेरी 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 स्मॉल। अब आप मुझसे पूछोगे जरूर कि सर जी एक बात बताओ, एंगल बड़ा होगा तो क्या करेंगे? तो वो आगे का मैटर है, अभी हम उस पर बात नहीं करना चाहते। जब वो बात करेंगे तो बड़ी लंबी बातें करेंगे, प्रॉमिस। तो अब जरा समझिएगा, हम ये मान के चल रहे हैं कि एंगल बहुत ज्यादा छोटा है, और जब एंगल बहुत ज्यादा छोटा होगा ये, तो क्या हम कह सकते हैं कि s1p और कैपिटल D में कोई अंतर नहीं है, s2p और कैपिटल D में कोई अंतर नहीं है। लेकिन ये बातें कब हुआ बच्चों? जब हमने मान लिया कि दोनों एंगल जो है ना बहुत छोटे हैं, एंगल बहुत छोटे हैं। जब एंगल बहुत छोटा था तो ये भी d और ये भी d, तो ये हो गया 2d। और हम इसका वैल्यू निकालेंगे। अब एंगल छोटा है, बहुत छोटा है, तो मैं s2p s1p को लगभग बोल दूंगा कैपिटल D, लगभग कैपिटल D बोलूंगा। तो अब इसका मतलब ये थोड़ा ना कि ये जीरो हो जाएगा, ऐसे तो नहीं बोल सकता हूं मैं। तो मैंने लिख दिया दिस इज s2p माइनस s1p। और आप देख सकते हो s2p माइनस s1p का वैल्यू आ गया yd बाई डी, yd बाई डी। बच्चों अभी हम लोगों ने जो डिराइव किया था पार्ट डिफरेंस का, मैं इरेज कर रहा हूं इसको। तो मैंने पार्ट डिफरेंस के बारे में बताया था आपको कि पार्ट डिफरेंस जो मेरा वैल्यू आया था वो कुछ इस प्रकार आया था कि पार्ट डिफरेंस इज s2p माइनस s1p। तो s2p क्या है? s2p माइनस s1p क्या है? yd। तो इसका मतलब मेरा जो पार्ट डिफरेंस आया वो आया है बच्चों yd बाई डी।
जरा समझने की कोशिश करेंगे सारे बच्चे। दिस इज वाई डी एंड दिस इज नॉन एज ओपीडी, ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस। ओपीडी का मतलब वो वाला ओपीडी नहीं भाई, आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो मैंने ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस निकाल लिया। अब हम वैरायटी की बातें करने जा रहे हैं। मान लीजिए बच्चों, वेट, तो चलिए अब इससे आगे बढ़े हम लोग। तो बच्चों मैं कहता हूं कि मेरा ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस आया है, जिसको आप लोग डेल्टा एक्स से लिख रहे हो, उसका वैल्यू आया है वाई डी बाई डी। कैप्टन माइंड, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस आया है आपका वाई डी बाई डी। मतलब कहानी बहुत ही स्पष्ट है, और हम कहेंगे, एक बार फिगर फिर से बना देता हूं मैं ताकि माइंड में ये बातें चमकते रहे आपको। यहां सोर्स था, ये पहला स्लिट, दूसरा स्लिट, और ऐसे हम बात किए थे, यहां पर पॉइंट पी था, और ये कैपिटल डी था, और बच्चों ये स्मॉल डी था। आपको याद है मैंने एक बात बताया था कि इसे बोलते थे वाई, और ये सेंट्रल पॉइंट ओ कहलाता था। दिस इज नॉन एज सेंट्रल पॉइंट, और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है इसे हम लोग कहते हैं डिस्टेंस ऑफ फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट। क्या मेरी बात समझ में इतनी बातें आ गया? अब मैं जानता हूं कि फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में एक बहुत ही अच्छा लिंक होता है। और क्या होता है कि फेज डिफरेंस बराबर 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। तो क्या नन्हे मुन्ने मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू वाई डी बाई डी। अभी आप निकाले थे वाई डी बाई डी, तो जरा बताइए मुझे, क्या वाई का वैल्यू आ गया लैम्डा डी बाई 2 पाई डी, लैम्डा डी बाई 2 पाई डी इंटू फेज डिफरेंस। वाई का वैल्यू आ गया लैम्डा डी बाई 2 पाई डी इंटू फेज डिफरेंस। ये सारा खेल इसी पे होने वाला है। ये वाई क्या है? डिस्टेंस ऑफ फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट। मैं कहता हूं बच्चों, नन्हे मुन्ने जरा समझिएगा, इफ P is the point of maxima, मान लीजिए कि इस P पॉइंट पर कोई मैक्सिमम इंटेंसिटी का एग्जिस्टेंस हुआ है। मतलब इस P पॉइंट पर इंटेंसिटी मान लीजिए 4I0 हो गया, तो यार ये कब होगा? ऐसे तो होगा नहीं। अगर ये P पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव तरीके से वेव इंटरफेरेंस की है, तब तो वहां पर मैक्सिमा बनेगा। हम पहले से जान रहे हैं कि दोनों वेव का इंटेंसिटी सेम था, इसका मतलब यहां की इंटेंसिटी 4I0 होने वाली है। लेकिन ये कब होगा मेरे बच्चे नन्हे मुन्ने? तो आपका जवाब होगा कि जब जब फेज डिफरेंस प्लस माइनस 2n पाई हो, जहां n का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, मतलब जब जब फेज डिफरेंस 0, पाई, 0, 2 पाई, 4 पाई, डॉट 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 डॉट, तब हम कहेंगे कि वेव कंस्ट्रक्टिव तरीके से इंटरफेरेंस किए हैं। या दूसरे सेंस में आप ये भी तो बोल सकते हो कि जब जब दो वेव्स के बीच में पाथ का डिफरेंस प्लस माइनस एल लैम्डा हो जाए, तब हम क्या बोलेंगे?
जहां n का वैल्यू 1 2 3 4, तो हम कहेंगे जब लैम्डा 3 लैम्डा है ना, तो हम कहेंगे कि वेव कंस्ट्रक्टिव तरीके से, जीरो भी, वेव कंस्ट्रक्टिव तरीके से इंटरफेरेंस करेंगे। तो ये कंडीशन हमने थोड़ी देर हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था, याद करिए आप। तो अब हम लोग बात करेंगे कि यार कितने डिस्टेंस पर मैक्सिमा का एग्जिस्टेंस हुआ है स्क्रीन पे। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है y का वैल्यू होता है लैम्डा डी बाई 2 पाई डी इंटू फेज डिफरेंस। और मैक्सिमा के लिए जो फेज डिफरेंस था, मैक्सिमा के लिए जो फेज डिफरेंस था वो था प्लस माइनस 2n पाई मैक्सिमा के लिए। मैं सॉल्व कर देता हूं, तो y का वैल्यू आ गया प्लस माइनस n लैम्डा डी बाई डी। मतलब बच्चों एक बात समझ में मुझे आ चुका है, जब n का वैल्यू 0 1 2 3 4, आप चाहते तो यहां से भी बात कर सकते थे कि अगर इस पाथ डिफरेंस का वैल्यू प्लस माइनस n लैम्डा होता तो मैं जरूर कहता कि वहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी हुआ है। तो बात तो एक ही है। तो मुझे कंफर्म ये पता लगा कि इतने डिस्टेंस पर मैक्सिमा बना है। तो अब आप देखो, आपने क्या देखा कि y बराबर प्लस माइनस n लैम्डा डी बाई डी, इस जगह पे कोई मैक्सिमा बना है जहां n का वैल्यू 0 1 2 3 4। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। हमने पुट कर दिया n का वैल्यू 0, तो n का वैल्यू 0 पुट किया तो y का वैल्यू भी 0 कहलाया। n का वैल्यू 0 पुट किया तो y का वैल्यू भी 0 हो गया। बच्चों नन्हे मुन्ने, इसको हम लोग नाम देंगे, आज सेंट्रल मैक्सिमा। इसको हम लोग नाम देने जा रहे हैं सेंट्रल मैक्सिमा, बिकॉज y इक्वल टू 0 कहां है यार? y इक्वल टू 0 तो बिल्कुल सेंटर पे लाई कर रहा है, करेगा। जिसको मैं सेंट्रल पॉइंट कहता था, आज ये नया नाम लेके आया, उसका नाम हुआ सेंट्रल मैक्सिमा। और मैं कहूंगा कि यहां पर वेव कंस्ट्रक्टिव तरीके से इंटरफेरेंस कर रहे हैं, और यहां पर वेव की इंटेंसिटी, वेव की नहीं, दोनों वेव की जो कंबाइंड इंटेंसिटी है वो 4I0 हो गई है। तो जरा समझने की कोशिश करिएगा। तो मैं कहूंगा कि जब n का वैल्यू 0 पुट किया तो y का वैल्यू 0 है, इसका नाम है सेंट्रल मैक्सिमा। तो मैं कहूंगा कि इस जगह पे फेज डिफरेंस जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि हमें पहले से पता है कि फेज डिफरेंस होता है प्लस माइनस 2n पाई और पार्ट डिफरेंस होता है प्लस माइनस n लैम्डा। खुद एनालाइज करिएगा 0 1 2 3 4। तो जब फेज डिफरेंस 0 होगा या पाथ डिफरेंस भी 0 होगा, तो मैं कहूंगा कि वो सेंट्रल मैक्सिमा का पॉइंट है। आइए इस बात को फिर से एनालाइज करिएगा। जब दो वेव्स के बीच में जिस पॉइंट पर फेज डिफरेंस 0 हो, या जिस पॉइंट पर दो वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस 0 हो, वो सेंट्रल मैक्सिमा कहलाएगा, और इस दौर में y का वैल्यू 0 हो जाएगा। आइए मैं फिर से बात करता हूं। पुट n बराबर 1, तो मैं देख सकता हूं यहां पर y का वैल्यू जो आया है प्लस माइनस लैम्डा डी बाई डी। यार इसका क्या मतलब है? ये तो प्लस में भी है माइनस में भी है y की वैल्यूज। तो पहले तो मैं आपको बताऊं कि इसका नाम दिया गया फर्स्ट मैक्सिमा या फर्स्ट
ब्राइट फ्रिंज। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर जी ये प्लस माइनस का क्या सिग्निफिकेंस है, इसको मुझे थोड़ा एक बार समझा दीजिए। मैं बताता हूं। y का वैल्यू प्लस मतलब ओरिजिन से ऊपर, और y का वैल्यू माइनस मतलब ओरिजिन से नीचे। मतलब ये जो वैल्यूज है ये तो कहलाया लैम्डा डी बाई डी, और ये जो है ये कहलाया माइनस लैम्डा डी बाई डी। इसका तो यही मतलब है ना कि इसको भी हम लोग कहेंगे पहला मैक्सिमा, और इसको भी हम लोग बोलेंगे पहला मैक्सिमा। ये भी पहला मैक्सिमा है और ये भी पहला मैक्सिमा है। बोलो नन्हे मुन्ने, आप समझ रहे हो बातें? चलिए, तो अब आप कहोगे कि इस केस में इसका मतलब पूरे स्क्रीन के ऊपर में दो जगह पे पहला मैक्सिमा बना था। सेंट्रल पॉइंट से ऊपर भी, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा से ऊपर भी और सेंट्रल मैक्सिमा से नीचे भी। और इस जगह पे जो फेज डिफरेंस होगा, अब आप खुद बताओ, एक पुट किया तो 2 पाई लिखेंगे, और जो पाथ डिफरेंस होगा क्या होगा? लैम्डा। तो इस बात को भी माइंड में आप इसको फीड कर दो कि जब जब किसी पॉइंट पर, फिर से बोल रहा हूं, सुनना है, कान खोल के सुन लीजिए, जब जब किसी पॉइंट पर दो वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस 2 पाई हो या पाथ डिफरेंस लैम्डा हो, तो मैं कहूंगा ये तो पहला मैक्सिमा है, ये तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है, फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज है। एक ही बात है। इसका मतलब इस जगह पे भी दो वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस 2 पाई था, और इस जगह पे भी दो वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस 2 पाई था। या ऐसे बोल सकता हूं कि इस जगह पे दो वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा था, और इस पे भी दो वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा था। तो मैंने कह दिया कि अरे ये तो पहला मैक्सिमा है भाई। मैंने फिर से सोचा, नन्हे मुन्ने फिर से सुनिएगा, तो मैंने पुट किया n बराबर 2। अब आप खुद मुझे समझाए, अच्छे से समझाइए कि अब इसका वैल्यू क्या हो गया? प्लस माइनस 2 लैम्डा डी बाई डी। जरा इसका नाम क्या बोलेंगे? पहले नाम तो बता दीजिए, उसके बाद तो हम कुछ काम भी करेंगे। तो इसका नाम बोलेंगे हम लोग कि सेकेंड मैक्सिमा या सेकेंड ब्राइट फ्रिंज। ये सेकेंड मैक्सिमा है या सेकेंड ब्राइट फ्रिंज है। अब बात ये उठता है कि यहां भी प्लस माइनस है। क्या मतलब है इसका? इसका तो साफ मतलब है कि स्क्रीन ये सेंट्रल पॉइंट से ऊपर भी और सेंट्रल पॉइंट से नीचे भी, मतलब ये भी जगह है 2 लैम्डा डी बाई डी, मतलब ये 2 लैम्डा डी बाई डी, और ये भी जगह है 2 लैम्डा डी बाई डी, मतलब -2 लैम्डा डी बाई डी लिखेंगे। तो इसको बोलूंगा सेकेंड मैक्सिमा, इसको ही बोलूंगा सेकेंड मैक्सिमा। बोलो नन्हे मुन्ने। तो मैं जरूर कहूंगा कि इस जगह पे फेज डिफरेंस जो है वो है 4 पाई, इस जगह पे जो फेज डिफरेंस है वो है 4 पाई, और इस जगह पे जो पाथ डिफरेंस है वो पाथ डिफरेंस है 2 लैम्डा। तो इस बात को भी माइंड में सेट कर लीजिए। जब जब पाथ डिफरेंस दो वेव्स के बीच में 2 लैम्डा हो, जब जब पाथ डिफरेंस दो वेव्स के बीच में 4 पाई हो, तो वो सेकेंड मैक्सिमा कहलाएगा। मतलब इस जगह पे दो वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा था, इस जगह पे दो वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस 4 पाई था, तो मैंने इसका नाम दे दिया सेकेंड मैक्सिमा। मुझे उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया है। आप अच्छे से इसको नोट करो, मैं आगे बढ़ता हूं। तो चलिए बच्चों, तो हम लोगों ने यहां तक तो समझ लिया था मैक्सिमा के केस में। अब हम लोग थोड़े से और टॉपिक को आगे बढ़ाएं। जैसे कि हम लोग अभी भी देखे थे बच्चों कि y बराबर क्या था? लैम्डा डी बाई 2 पाई डी इंटू डेल्टा फाई। एक बार मैं फिर से एनालाइज करूंगा। मैं कहता हूं
वही पॉइंट P, जिस पॉइंट की बात मैं करने जा रहा था, यहां वाला पॉइंट। इफ पॉइंट P इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, कि मान लीजिए जो P पॉइंट है बच्चों वो मिनिमा का पॉइंट है, तो मिनिमा का पॉइंट मतलब क्या, डिस्ट्रक्टिव तरीके से इंटरफेरेंस कर रहे हैं। और डिस्ट्रक्टिव तरीके से इंटरफेरेंस करने का मतलब, चूंकि इंटेंसिटी दोनों वेव्स का सेम था, मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 की बात हो रही है। मतलब जब जब मिनिमम इंटेंसिटी की बात उठेगी तो YDAC में 0 नाम लेंगे, याद रखिएगा YDAC में। मतलब मेरे कहने का कि जब जब मिनिमा की बात उठेगा तो हम पहले से जानते हैं कि इन दोनों वेव्स के बीच में फेज का डिफरेंस ±2n - 1 होगा। जब हम ऐसे बोले n का वैल्यू 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, तो जब जब फेज डिफरेंस पाई हो, 3 पाई हो, 5 पाई हो, तब हम कहेंगे कि वेव डिस्ट्रक्टिव तरीके से इंटरफेरेंस करेंगे, और तब हम कहेंगे कि इंटेंसिटी मिनिमम हो चुका है, मिनिमा की कंडीशन है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है सबको? तो जब जब दो वेव्स के बीच में किसी पॉइंट पर फेज डिफरेंस या तो पाई हो, या 3 पाई हो, या 5 पाई हो, डॉट 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 ऑड मल्टीपल, तो मैं कहूंगा कि उस जगह पे इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगा, और YDAC में इंटेंसिटी को हम 0 बोलेंगे, मिनिमम इंटेंसिटी को, बिकॉज अंडर रूट में I1 माइनस अंडर रूट में I2 का होल स्क्वायर इज द मिनिमम इंटेंसिटी, I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I0 एंड द नेट इज 0। या दूसरे शब्दों में बात करिएगा कि जब जब पाथ डिफरेंस ±2n - 1 λ/2 था, या दूसरे शब्दों में आप ऐसे बोले कि जब जब पाथ डिफरेंस λ/2 हो, 3 λ/2 हो, 5 λ/2 हो, तब हम कहेंगे कि वेव डिस्ट्रक्टिव तरीके से इंटरफेरेंस किए हैं, और उस जगह पे इंटेंसिटी का मिनिमम वैल्यू होगा, मतलब इंटेंसिटी का वैल्यू 0 हो जाएगा। सुनिए ध्यान से, मैं एक बार दोबारा समझाना चाहूंगा कि चूंकि मैंने फेज डिफरेंस का वैल्यू बोला 2n - 1 पाई, मैं इस वैल्यू को उठा के यहां सेट करता हूं, तो मेरा वैल्यू आया y इक्वल टू λd/2 पाई d इंटू ±2n - 1 पाई। खुद सोचिएगा बच्चों कि y का वैल्यू कितना आ गया, ±2n - 1 λd/2d, जहां पर n का वैल्यू 1 2 3 4 है। बच्चों मैं चाहता हूं एक बार दोबारा मेरे साथ बोलिए आप लोग कि जब मैं इसका वैल्यू 1 पुट करता हूं तो मेरा y का वैल्यू आया है ±λd/2d। क्या नन्हे मुन्ने, इसको मैं बोलूंगा पहला मिनिमा। आपके माइंड में ये बातें उठ रहा होगा कि सर इसको सेंट्रल मिनिमा क्यों नहीं बोल रहे? यार सेंट्रल मिनिमा तो तब होता ना जब y का वैल्यू 0 होता, लेकिन मिनिमा के केस में ऐसा कोई चीजें एग्जिस्ट नहीं करता, मानिए इस बात को। y का वैल्यू 0 पे मिनिमा एग्जिस्ट नहीं कर सकता, जैसे कि मुझे ये बोलना है, इसीलिए इसका नाम दिया फर्स्ट मिनिमा या फर्स्ट डार्क फ्रिंज। इस सिचुएशन में नन्हे मुन्ने हम ऐसे बोलेंगे कि फेज डिफरेंस हो रहा होगा उस वक्त पाई, या पाथ डिफरेंस हो रहा होगा λ/2,
तो जब जब हम ये बोलेंगे कि किसी पॉइंट पर दो वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस या तो λ/2 हो या फेज डिफरेंस पाई हो, तो मैं कहूंगा नन्हे मुन्ने कि वो जो पॉइंट P है ना, एग्जैक्टली वो पॉइंट P वो मिनिमा का पॉइंट है। और जैसे कि मैं यहां पर देख रहा हूं कि ये भी प्लस माइनस के फॉर्म में है, इसका मतलब स्क्रीन से ऊपर भी मुझे मिल रहा है ये, मतलब ये सेंट्रल फ्रिंज से, सेंट्रल मैक्सिमा से ऊपर भी मिल रहा है और नीचे भी मिल रहा है। मतलब ये भी पहला मिनिमा कहलाएगा, λd/2d, और ये λd/2d, तो ये दोनों के दोनों पहला मिनिमा है, मानिए इस बात को। अगर मैं सेम सिचुएशन कहता हूं कि पुट n = 2, तो बच्चों मैं क्या बोलूंगा कि जब मैं n का वैल्यू 2 पुट किया तो मैं लिखूंगा कि y = ±3λd/2d। तो बच्चों मैं इसका नाम बोलूंगा सेकेंड मिनिमा या सेकेंड डार्क फ्रिंज। तो बच्चों इस सिचुएशन में जो फेज डिफरेंस है वो क्या होगा, 3π, और जो पाथ डिफरेंस होगा वो होगा 3λ/2। तो जब जब दो वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस 3λ/2 हो किसी पॉइंट पर, या दो वेव्स के बीच में फेज का डिफरेंस 3π/2 हो, 3π हो, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, मैं उसको बोलूंगा कि सेकंड मिनिमा का पॉइंट है। यहां पर सेकंड डार्क फ्रिंज बना है, यहां पर इंटेंसिटी 0 है, यहां भी इंटेंसिटी 0 है और यहां भी इंटेंसिटी 0 है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? मतलब स्क्रीन पे अगर बात करें तो ये दोनों पॉइंट सेकंड मिनिमा का पॉइंट है। अब जल्दी से इसको नोट करो, मैं आगे बढ़ता हूं। तो एक बार मैं दोबारा इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आपको एक बार विजुअलाइज करवाऊं इन चीज़ों को। थोड़े से विजुअलाइजेशन होगा तो समझ में भी आएगा। तो इसके लिए मैंने आपको एक सामने में स्क्रीन लगाया और मैं आपको मैक्सिमा मिनिमा का घटना दिखाने जा रहा हूं। देखिए स्क्रीन है, बहुत अच्छे से समझिएगा, काफ़ी इजी है, टॉपिक तो बहुत इजी है, बस आप कितने समझ रहे हो इस पर डिपेंड कर रहा है। देखिए मैंने ऐसे सोचा, मेरे हाथ में कई कलर्स हैं, मैं कलर्स के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश करूंगा कि देखिए ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ना, मैं इसका नाम सेंट्रल मैक्सिमा रखता हूं। ये पॉइंट हमने नाम दिया सेंट्रल मैक्सिमा। तो बच्चों यहां पर y का वैल्यू 0 है, और अगर बात करूं मैं तो यहां पर मैं कहता हूं कि फेज डिफरेंस 0 और पाथ डिफरेंस भी 0। ये सेंट्रल मैक्सिमा का पॉइंट है, और बच्चों मैं इसका नाम देता हूं, इसका नाम देता हूं, इसका नाम देता हूं फर्स्ट मैक्सिमा, इसका भी नाम देता हूं मैं फर्स्ट मैक्सिमा। तो बच्चों यहां पर हम अगर बात करें तो y का वैल्यू हो जाएगा λd/d, और यहां का वैल्यू होगा -λd/d। बच्चों मैं अगर बात करूं मैं तो यहां पर फेज डिफरेंस था 2π, पाथ डिफरेंस था λ, यहां पर फेज डिफरेंस होगा 2π, पाथ डिफरेंस होगा λ। अगर बात मैं यहां पर करूं तो मैंने इसका क्या नाम दिया बच्चों, मैंने इसका नाम दिया ये सेकंड मैक्सिमा का नाम दे दिया मैंने इसको, और इसका भी नाम मैं सेकंड मैक्सिमा देता हूं। यहां पर y का वैल्यू मैंने लिखा
2 लैम्डा dy/d और यहां होगा -2 लैम्डा dy/d। जरा बताइए सारे बच्चे कि यहां पर का फेज डिफरेंस क्या होगा और यहां का फेज डिफरेंस क्या होगा। तो आपका जवाब होगा कि सर यहां का फेज डिफरेंस 4 पाई, यहां का फेज डिफरेंस भी 4 पाई, यहां का पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा और यहां का भी पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा। तो आपने मैक्सिमा को तो देखा, मैं चाहता हूं बच्चों नन्हे मुन्ने एक बार मिनिमा को भी आप देखते थोड़े और अच्छा लगता। आप कहोगे सर जी ये पहला मिनिमा कहलाया, दिस इज फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा और ये वैल्यू है लैम्डा dy/2d और ये वैल्यू है माइनस लैम्डा dy/2d। यहां पर फेज डिफरेंस था पाई, पार्ट डिफरेंस था λ/2। यहां भी हम बात करेंगे, यहां का फेज डिफरेंस था पाई और पार्ट डिफरेंस था λ/2। तो ये पहला मिनिमा हो गया बच्चों। मैं इसका क्या नाम दूं, मैं इसका क्या नाम दूं, मैं इसका नाम दूंगा सेकेंड मिनिमा, सेकेंड मिनिमा। ये जो सिचुएशन आपने देखा, यहां पर y का वैल्यू है 3 लैम्डा dy/2d और यहां पर y का वैल्यू है -3 लैम्डा dy/2d। तो ये भी मिनिमा का है, सेकेंड मिनिमा, और ये भी सेकेंड मिनिमा। तो यहां पर फेज जो होगा वो होगा 3 पाई और पार्ट डिफरेंस होगा 3 λ/2। यहां पर फेज डिफरेंस होगा 3 पाई और पार्ट डिफरेंस होगा 3 λ/2। मेरी बात बहुत ही बारीकी से सुनिएगा, मैं इससे ज़्यादा नहीं ले जाऊंगा, चिंता मत करें। मैं इसी को थोड़े से अब एक्सप्लेन कर देता हूं। चलिए, ये तो मेरा स्क्रीन था। अब आप इसको थोड़े से मॉडिफाई करने की कोशिश करो। देखिए, मैं कलर दिखाता हूं आपको। ये सेंट्रल मैक्सिमा कहलाया, नन्हे मुन्ने ये सेंट्रल मैक्सिमा कहलाया। ये पहला मैक्सिमा कहलाया। ये पहला मैक्सिमा कहलाया। सेम बात ये भी पहला मैक्सिमा कहलाया। ये दोनों पहला मैक्सिमा कहलाया। सेम बात अगर आप करें, ये दूसरा मैक्सिमा कहलाया। और बच्चों, ये भी दूसरा मैक्सिमा कहलाया। तो मैंने रेड कलर से मैक्सिमा को दिखाने की कोशिश किया है। और अगर मैं पहला मिनिमा का नाम लूं बच्चों, तो आपका जवाब होगा कि सर जी ये है पहला मिनिमा। मैंने ब्लैक कलर से मिनिमा को दिखाने की कोशिश किया है। ये पहला मिनिमा और ये भी पहला मिनिमा, ये दोनों के दोनों पहला मिनिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है।
ये दोनों के दोनों पहला मिनिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पहला, ये दूसरा मिनिमा, और ये दूसरा मिनिमा। जरा समझिएगा ध्यान से। तो बच्चों, मैं जो समझाने जा रहा हूं उसको थोड़े ध्यान से सुनिएगा। अपने पूरे स्क्रीन पर एक गजब का दृश्य देखा कि यार पूरे के पूरे स्क्रीन पर एक अल्टरनेट पैटर्न बन रहा है, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा। और भाई कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जो जगह है ना, यहां पर इंटेंसिटी 4I0, 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 यहां पर इंटेंसिटी 0, यहां पर इंटेंसिटी 0, यहां पर इंटेंसिटी 0, यहां पर इंटेंसिटी 0। तो मतलब पूरी स्क्रीन पर मैक्सिमा मिनिमा का पैटर्न बन रहा है। और पूरी स्क्रीन पर अगर देखिए तो एक इंटेंसिटी घटते बढ़ते जा रहा है। तो अगर मैं इसको एक ग्राफिकली अप्रोच से थोड़े से इसको डील करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इसको एंजॉय करोगे ऐसे। बिल्कुल देखिएगा ध्यान से कि ये मैक्सिमा दिखा रहा है, मैंने इंटेंसिटी दिखाने की कोशिश किया, इधर इंटेंसिटी है और इधर मैं वाई का वैल्यूज को दिखा रहा हूं। तो मैं ऐसे ग्राफ को यहां ले जाऊंगा, देन आप कहोगे, आप जरूर कहोगे बच्चों ऐसे। तो ये जो आप देख रहे हो, इस ग्राफ को भी थोड़े से समझने की कोशिश करना। ये इस 4I0 को रिप्रेजेंट करता है। और पैटर्न जितने इस पैटर्न में और भी क्वालिटी क्या है, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना, तो देखिए अब वैल्यू तो 4I0 ही रहेगा, इसकी शार्पनेस कम होती जा रही है, इसीलिए मैं ग्राफ को ऐसे दिखाया हूं। तो मेरे कहने का जो मतलब है उसको समझने की कोशिश करिएगा कि यहां पर इंटेंसिटी तो 4I0 है, लेकिन यहां आके 0 हो गया, तो मतलब ये घट रहा है। फिर यहां पर 0 है और यहां 4I0 हो गया, मतलब बढ़ रहा है। मतलब पूरी स्क्रीन पर एक इंटेंसिटी का वेरिएशंस मुझे दिखाई दे रहा है। तो चलिए इसी पर हम लोग बात करेंगे आगे। इसको जल्दी से आप नोट कर लो। तो चलिए, आपने नोट कर लिया है इसको, अब थोड़े से इसको और मॉडिफाई करता हूं। तो बच्चों, मैं अब जो बातें करने जा रहा हूं वो बहुत ही गजब का बातें हैं, थोड़ा और सुनिएगा। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एंजॉय के साथ आप पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। अब हमने जो बातें किया, मेरा अगला पॉइंट है फ्रिंज विड्थ। कि यार ये फ्रिंज विड्थ है क्या? इसको मैं बीटा से लिखूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रिंज विड्थ। अब आप मुझसे पूछोगे जरूर कि सर ये बताइए कि फ्रिंज विड्थ कहते किसको है? तो मैं समझाने जा रहा हूं आपको। तो मैंने लिखा, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive maxima. It is defined as the distance between two consecutive maxima. और मैं एक और डेफिनेशन बताने जा रहा हूं, उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि it is also defined as the distance between टू कंसेक्यूटिव मिनिमा। तो जनाब, मैंने बहुत ही स्पष्ट रूप में समझाने की कोशिश किया है कि दो मैक्सिमा से मैक्सिमा के बीच के डिस्टेंस को फ्रिंज विड्थ बोले, या दो मिनिमा से मिनिमा के बीच के डिस्टेंस को भी हम लोग फ्रिंज विड्थ बोले।
तो आइए जरा समझने की कोशिश करिएगा फ्रिंज विड्थ को। तो मैं लिखूंगा y2 माइनस y1 या y1 माइनस y0। तो मैं कहता हूं इस y2 का वैल्यू क्या है, 2 लैम्डा डी बाई डी, और y1 का वैल्यू क्या है, लैम्डा डी बाई डी। अभी निकाले थे, याद करो ना, सेकेंड मैक्सिमा माइनस पहला मैक्सिमा। या दूसरे शब्दों में आप ऐसे भी बोल सकते हो कि पहला मैक्सिमा माइनस सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा में y1 का वैल्यू y0 तो 0 होता है। तो अब देखो ना क्या निकल गया फ्रिंज विड्थ का वैल्यू। अरे ये तो लैम्डा डी बाई डी निकल गया। मैं चाहता हूं एक बार आप और अच्छे से इसको भी देखिएगा। मैंने जो इसको डिफाइन किया, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मिनिमा, उसको भी हम लोग फ्रिंज विड्थ ही बोलते हैं बच्चों। तो आइए एक बार चेक करके देख लेते हैं क्या आता है। y2 माइनस y1, y2 कितना है, 3 लैम्डा डी बाई 2d माइनस लैम्डा डी बाई 2d, 3 लैम्डा डी बाई 2d माइनस लैम्डा डी बाई 2d, और हम कह देंगे फ्रिंज विड्थ इज लैम्डा डी बाई 2d। फ्रिंज विड्थ इज लैम्डा डी बाई 2d, नहीं लैम्डा डी बाई डी ओनली। आप चेक कर सकते हो, 3 1 2 2 2 कट जाएगा। अब एक बात समझो बच्चों, जो बात मैं समझाने जा रहा हूं कि फ्रिंज विड्थ का वैल्यू जो यहां आया है वही यहां आया है। क्या मतलब है कि दो मैक्सिमा से मैक्सिमा के बीच के डिस्टेंस को हम लोग फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, या दो मिनिमा से मिनिमा के बीच के डिस्टेंस को हम लोग फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। पक्का बोलते हैं बच्चों। तो अब यहां पर मेरे माइंड में एक बात उठा, बता दूं, बोलिए। तो मेरे माइंड में पूछो क्या उठा। मेरे माइंड में ये बात उठा कि यार देखो, दो मैक्सिमा से मैक्सिमा के बीच का जो डिस्टेंस है वही दो मिनिमा से मिनिमा के बीच के डिस्टेंस भी है। दो मैक्सिमा से मैक्सिमा के बीच के जो डिस्टेंस हैं वही दो मिनिमा से मिनिमा के बीच के भी डिस्टेंस है। और जो मैक्सिमा से मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस है वो लैम्डा डी बाई डी है, और मिनिमा से मिनिमा के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी लैम्डा डी बाई डी है, उसी को हम लोग फ्रिंज विड्थ बोलते थे। तो इसका मतलब मेरे मन में एक बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा एक आइडिया आया कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा is the width of minima and vice versa। मेरे कहने का मतलब यही है कि दो मैक्सिमा से मैक्सिमा के बीच का जो डिस्टेंस है वो विड्थ ऑफ मिनिमा कहलाए, या दो मिनिमा से मिनिमा के बीच का जो डिस्टेंस है वो विड्थ ऑफ मैक्सिमा कहलाए। बात तो एक ही है, क्योंकि दो मैक्सिमा से मैक्सिमा के बीच का जो डिस्टेंस था वही दो मिनिमा से मिनिमा के बीच का भी डिस्टेंस था। तो इसका क्या मतलब है कि जो मैक्सिमा से मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस है वो विड्थ ऑफ मिनिमा कहलाए, या दो मिनिमा से मिनिमा के बीच के डिस्टेंस जो है वो विड्थ ऑफ मैक्सिमा कहलाए। चलिए, तो हम लोगों ने नोट कर लिया है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें। अब हम बात करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रिंज विड्थ। इस फ्रिंज विड्थ के कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक देखने जा रहे हैं हम लोग। बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। जैसे कि आप जानते हो कि बीटा बराबर लैम्डा डी बाई डी, बीटा इज लैम्डा डी बाई डी। सुनना है, ध्यान से सुनना है, बहुत अच्छे से। मैंने पहला केस लिया कि फ्रिंज विड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी,
तो मेरे कहने का मतलब क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। मेरे कहने का मतलब यही है, बात हम लोग कर रहे हैं कि फ्रिंज विड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी बच्चों। अब ये देखिए, यहां पर आपको एक बहुत अच्छा बात समझाने जा रहा हूं, एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको। जैसे कि आप जानते हो कि डी के बढ़ने से फ्रिंज विड्थ बढ़ेगा और डी के घटने से फ्रिंज विड्थ घटेगा। बच्चों एक छोटा सा कहानी सुनिएगा। अच्छा ये बताओ, सिनेमा हॉल में मूवी वो भी देखे हो? तो अब देखे होगे कि जो पर्दे होते हैं ना, पर्दे पे लाइट आता रहता है और वहाँ पर कुछ बनता है और मैं देख पाता हूँ, है ना? याद आया आपको? हाँ, अब ये मत कहना कि सर हम तो मूवी देखते हैं बस। चलो देखो, तो बात मैं कह रहा था कि जो स्क्रीन पे बनता है ना, वो क्या है? क्या वो इमेज है? नहीं, अरे वही तो फ्रिंज है, उसी को तो मैं फ्रिंज कहता हूं। अब देखिए ना कि अगर प्रोजेक्टर लेंस यहां होता और यही स्क्रीन होता और मैं यहां पर करता, यहां से लाइट को भेजता, तो छोटे छोटे अक्षय कुमार, छोटे छोटे धर्मेंद्र, जितेंद्र सब बनता है, छोटे नन्हे मुन्ने बनते, इतने छोटे छोटे दिखाई देते मुझे। अब ये जितना दूर लेते चले जाएंगे, मतलब स्क्रीन से जितना ये सोर्स दूर होते चले जाएगा, तो उतने बड़े बड़े अक्षय कुमार नजर आएगा। तो क्या अक्षय कुमार का साइज बढ़ा है, इमेज बढ़ा है? नहीं, फ्रिंज का साइज बढ़ा है। तो मैं कहूंगा कि फ्रिंज विड्थ बढ़ते चले जाएगा। तो एज डी इंक्रीजेस फ्रिंज विड्थ इंक्रीजेस एंड डी डिक्रीजेस फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेस। तो मैं इन दोनों के बीच में अगर बच्चों ग्राफ पूछूं आपसे, तब क्या कहोगे कि फ्रिंज विड्थ और कैपिटल डी के बीच में ग्राफ बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। क्या इतनी बातें समझ में आ रहा है आपको? फिर मेरे दिमाग में एक बात और उठा कि भैया फ्रिंज विड्थ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी का, कि डी का वैल्यू बढ़ने से फ्रिंज विड्थ घटते चले जाएगा। मतलब ये डी क्या था, जरा एक बार फिर से समझा दूं मैं। ये तो कैपिटल डी था और ये स्मॉल डी था, ये कैपिटल डी था और ये स्मॉल डी था। इस डी का वैल्यू नन्हे मुन्ने, इस डी का वैल्यू जितना कम होगा, सुनिएगा, इस डी का वैल्यू जितना कम होगा, फ्रिंज विड्थ उतने ही बढ़ते चले जाएंगे। अब ये मत कहिएगा कि दोनों के बीच में अगर सेपरेशन हो ही नहीं तो क्या होगा। यार सेपरेशन नहीं होगा तो दो लाइट तो जाएंगे नहीं इंटरफेरेंस के लिए, तो तुम्हें दो लाइट की जरूरत तो है ही है। तो ऐसा भी नहीं है कि डी को 0 कर दीजिए। मैंने कहा कि डी का वैल्यू बहुत कम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कम। तो जितना डी का वैल्यू कम होगा, फ्रिंज की चौड़ाई उतनी बढ़ती चली जाएगी। और मैं कह सकता हूं बच्चों कि फ्रिंज विड्थ और डी के बीच में ग्राफ कैसा होगा? बिल्कुल हाइपरबोलिक ग्राफ होगा बच्चों। लेकिन बहुत एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करना चाह रहा हूं, जरा समझने की कोशिश करिएगा। हमने यहां पर तीसरा पॉइंट लिया कि जो फ्रिंज विड्थ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। जो फ्रिंज विड्थ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। मतलब वेवलेंथ के मान बढ़ने से फ्रिंज विड्थ बढ़ते ही चले जाएगा और वेवलेंथ घटेगा तो फ्रिंज विड्थ घटता चला जाएगा। अब जैसे देखिए, हमारे पास एक टेक्निक था VIBGYOR, पढ़े थे हम लोग। ऐसे वेवलेंथ बढ़ेगा तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है? रेड कलर का। सबसे कम वेवलेंथ किसका है? वायलेट का। अब यहां पर एक IIT वालों ने क्वेश्चन पूछा था, JEE एडवांस, मेरे ख्याल से 2011 में आया था, चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या था जरा सुनिएगा ध्यान से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। कह रहा YDAC इज कैरीड आउट बाय 3 डिफरेंट कलर्स। तो YDAC को 3 डिफरेंट कलर से किया गया था। पहला नाम लिया था रेड, दूसरा नाम लिया था ग्रीन और तीसरा नाम लिया था ब्लू। लेकिन एक बात समझिएगा, इसने बहुत ही स्पष्ट रूप में बोला था कि 1 कलर एट अ टाइम,
एक बार में एक ही कलर यूज किया था, एक बार में दो कलर नहीं यूज किया था, एक बार में एक ही कलर यूज किया था, ग्रीन ही या रेड ही या ब्लू ही, क्योंकि वाईडीएससी तो मोनोक्रोमेटिक लाइट से होने बात मैंने समझाया था आपको। तो इन्होंने कहा कि इसकी वजह से जो फ्रिंज विड्थ रिकॉर्ड किया गया था वो था बीटा आर, इसकी वजह से जो फ्रिंज विड्थ रिकॉर्ड किया गया था वो था बीटा जी, और इसकी वजह से जो फ्रिंज विड्थ रिकॉर्ड किया गया था वो था बीटा बी। तो इन तीनों में रिलेशन क्या है? बीटा आर, देखिए सबसे ज्यादा किसका वेवलेंथ है? रेड कलर का, तो सबसे बड़ा तो बीटा आर होगा, जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा मैं कहूंगा फ्रिंज विड्थ उतना ही बड़ा होगा। फिर हम बात करेंगे रेड के बाद ग्रीन का नंबर आएगा, तो उसके बाद मैं लिखूंगा बीटा जी, और सबसे कम किसका होगा? ब्लू का। अब आप देख सकते हो कितने बेसिक लेवल पे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस में देता है, और ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है नन्हे मुन्ने। तो देखो कई बार आप लोगों के माइंड में ना एक बात उठता है कि यार एक बात बताओ सर जी, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हम लोग दिया जाता है कि हम करें कैसे? एडवांस वाले बेवकूफ बनाता है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देगा और उसके लॉजिक होते 2 लाइन के। अगर आपने बेसिक फंडामेंटल पर ध्यान दिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सकता है। इसलिए फंडामेंटल चीजों को ध्यान से समझिए। मैं कहता हूं एक पॉइंट इसमें और डिफाइन कर देता हूं, जैसे कि आप जानते हो कि जो लैम्डा होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो क्या मैं चौथा पॉइंट के रूप में ये बोलूं कि जो फ्रिंज विड्थ होगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा? बिकॉज फ्रिंज विड्थ लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका यही तो मतलब हुआ ना कि अगर इस वाईडीएससी को किसी मीडियम में प्लेस कर दिया जाए तो इसका फ्रिंज विड्थ घट जाएगा। तो चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए बच्चों। हमें उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इससे आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही है। बाय।